दो डॉक्ट्रीन है जो कि रिलेट करती हैं आर्टिकल 13 से, डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी या डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेबिलिटी, एंड दूसरा है डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स, इसको समझिए, रिवाइज करिए। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है जब कोई प्रोविजन, कोई पर्टिकुलर प्रोविजन या कोई ऐसा स्टैट्यूट ऑफेंड करता है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाता है, but that provision is severable from the rest of the statute, only that offending provision will be deleted या it will be declared void by the court and not the entire statute। तो ऐसा कोई statute है जिसके अंदर एक कोई क्लॉज या एक कोई प्रोविजन इनकंसिस्टेंट पाया जाता है, तो उस पूरे स्टैट्यूट को वॉइड डिक्लेयर करने के बजाय हम उस पोर्शन को, उस क्लॉज को वॉइड डिक्लेयर करेंगे। कोर्ट उस प्रोविजन को, जो ऑफेंडिंग प्रोविजन है, उसको वॉइड डिक्लेयर करेगी। ठीक है, एक कोर्ट रूलिंग आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कोर्ट केसेस भी जो इन कॉन्सेप्ट्स के अराउंडिंग है, जो फेमस केसेस हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस, तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 का सेक्शन 14 चैलेंज हुआ। ठीक है, इस केस में जहां पे गवर्नमेंट को ये परमिशन थी कि वो लोगों को डिटेन कर सके विदाउट ट्रायल इफ दे आर डीम्ड टू बी अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। नाउ दिस सेक्शन वाज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। यू कांट डिटेन जस्ट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ अ क्लू और अ गेस और अ डाउट, है ना। तो इफ दे आर डीम्ड टू बी अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, तो ऐसा ये प्रोविजन प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 में था कि गवर्नमेंट के पास ये पूरा अधिकार है, लेकिन ये अगेंस्ट आर्टिकल 22, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट था। सो दैट इज व्हाई दिस सेक्शन वाज challenged. Now simply it means doctrine of separation, तो severability या separability, severability या separability means to separate। ठीक है, so separation means to filter out। you are basically in a sieve। हमने फंडामेंटल राइट्स की वीडियो में क्लियर बताया था, इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बताया था कि यू आर सेपरेटिंग, यू आर बेसिकली फिल्टरिंग आउट। जब आप सीव में कुछ फिल्टर करते हो तो इनकंसिस्टेंट वाले जो लॉज हैं वो ऊपर सीव में रह जाएंगे, छन्नी में रह जाएंगे, और जो कंसिस्टेंट है वो फ्लो करेंगे। ठीक है, तो सेवरेबिलिटी का मतलब यही हुआ, ऑल दोज laws which respect fundamental rights, which are consistent with the fundamental rights, they would be void, they would not be void, they would be valid, whereas those laws which are inconsistent with the fundamental rights, उन laws को हम या कोर्ट void declare करेगी। ठीक है, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी। दूसरा जो डॉक्ट्रिन है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। बेसिकली एक्लिप्स का मतलब होता है छुपा लेना, टू हाइड। ठीक है, तो एक्लिप्स मीन्स टू हाइड, एंड दिस डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट any law which is inconsistent with fundamental right is not invalid। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, पहला लॉ जो कि सेवरेबिलिटी था वो ये कह रहा था कि यू आर सेपरेटिंग द इनकंसिस्टेंट लॉज, उन लॉज को आप सेपरेट कर रहे हो जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट थे। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज सेइंग कि द इनकंसिस्टेंट लॉज व्हिच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट इनवैलिड। दो कॉन्ट्रेरी बातें हैं, इसको समझिए। इट इज नॉट टोटली डेड, टोटली इनवैलिड या टोटली डेड मत मानिए, बट दीज आर ओवरशैडोड बाय फंडामेंटल राइट। नाउ दिस इनकंसिस्टेंसी कैन बी रिमूव्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको आप कंप्लीटली वॉइड डिक्लेयर मत करिए, आप अमेंड कर सकते हैं उस प्रोविजन को। ठीक है, आप अमेंड कर सकते हैं उस प्रोविजन को जो कि इनकंसिस्टेंट है। Another aspect of this doctrine is maybe this law, this particular law जो आज के डेट में फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, this law can be useful for some years later or for that matter for foreigners।
ठीक है, क्या पता वो लॉ आज के डेट में सिटीजन की फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हो, बट फॉर ए फॉरेनर और फॉर सम इयर्स लेटर जब सिचुएशन ऐसी बने तो वो that law won't be inconsistent anymore. इसलिए इनको ओवरशैडो जोन में रखिए, इनको हाइबरनेट जोन में रखिए, इनको इनएक्टिव डोरमेंट स्टेज में रखिए, इन्हें एक्टिव तब करना है जब इनकी जरूरत पड़े। ठीक है, तो अब कोर्ट रूलिंग देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की। पहला है बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे बरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था क्योंकि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को चैलेंज कर रहा था। ठीक है, इस पूरे कोर्ट के केस के लिए या इसकी स्टोरी के लिए यू कैन वॉच द एक्चुअल फंडामेंटल राइट का वीडियो, लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम नॉट गोइंग टू टेल द होल बैकग्राउंड ऑफ द केस, बहुत टाइम ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो केस के बैकग्राउंड के लिए यू कैन रेफर टू द वीडियो। नाउ दिस अमेंडमेंट एक्ट वाज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट था 1947 बरार मोटर व्हीकल अमेंडमेट एक्ट, ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, इसलिए इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को अप्लाई किया गया एंड द एक्ट्स प्रोविजन वेर मेड इनऑपरेटिव, दे वेर मेड डोरमेंट। इनको इनएक्टिव या डोरमेंट स्टेज में छोड़ दिया गया, इनको डिलीट नहीं किया गया, इन्हें वॉइड नहीं बोला गया। ठीक है, क्लॉज 2 देखते हैं, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void। ठीक है, तो स्टेट ऐसा कोई लॉ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट के बाद स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि इनकंसिस्टेंट या कोई भी राइट को अब्रिज करता हुआ पाया जाए। अब रिलेटेड केसेस की बात कर लें। लेट्स डिस्कस द कोर्ट रूलिंग्स जो कि रिलेट होती हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट रूलिंग्स, ये केसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला केस है दीप चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, 1959 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को प्रोटेक्शन सिर्फ उन्हीं लॉज, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सिर्फ उन्हीं लॉज को प्रोटेक्शन दे सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इन्फोर्स किए गए थे। ठीक है, सो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कैन बी यूज्ड टू गिव प्रोटेक्शन ओनली टू द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। Any post-constitutional law cannot be revived in future or it can't be given protection under doctrine of eclipse since they were void ab initio। अब ये Latin term है void ab initio का मतलब कि since initiation, since these laws were made post-constitution, कोई भी ऐसा लॉ अगर बना है जो कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड है अब इनिशियो, सिंस इनिशिएशन दैट लॉ इज इनकंसिस्टेंट, वॉइड, राइट। ये दीप चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। अनदर केस केम इनटू 1974 व्हिच इज अंबिका मिल केस, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल केस। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ओवर रूल किया अपने इस डिसीजन को और ये कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग द स्टेटस ऑफ अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वॉइड प्रोवाइडेड इट इज इंपॉर्टेंट इनफ। तो वो लॉ इंपॉर्टेंट होना चाहिए तभी हम ऐसे किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे या हम उसको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, नाउ so in this article article 13 clause 3 states that any law unless the context otherwise requires, so any law जैसे ordinance, अब ये भी याद रखना है, ये भी पता होना चाहिए कि law का मतलब आर्टिकल 13 किसको रेफर कर रहा है। वो ऑर्डिनेंस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, बाय लॉ हो सकता है, रूल हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फोर्स ऑफ लॉ, लॉज एंड फोर्स इंक्लूड्स laws that are passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of constitution
एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, मतलब वो लॉज पहले रिपील नहीं हुए हैं, नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर ऑफ may not be then in operation either at all or in particular areas. तो ऐसे कोई भी लॉ ऑपरेशन में नहीं होंगे अदर अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। ठीक है, तो कोर्ट रूलिंग इसके केस में भी देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट कोर्ट रूलिंग्स, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1991 का। सी इफ यू वांट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ सच केसेस यू कैन रेफर टू द एक्चुअल वीडियो ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आई वुड अगेन से, क्योंकि यहाँ पे आई वोंट डिस्कस द बैकग्राउंड, इट वुड बी टू लॉन्ग, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा बैकग्राउंड बताने में। ठीक है, तो क्रक्स जानिए हर केस का, रिवाइज करिए और आगे बढ़िए। तो शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट इज कॉन्फर्ड अंडर आर्टिकल 368 and the word law as mentioned under article 13 clause 2 does not include an amendment to the constitution। ठीक है, आर्टिकल 13 clause 2 में जो word law mention है that does not include an amendment of the constitution, यहाँ पे आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। There is a distinction in between parliament's law making power, that is legislative power, and parliament's power to amend the constituent powers। So it is clearly mentioning कि clear distinction है, clear difference है पार्लियामेंट की legislative powers में एंड पार्लियामेंट की constituent powers में, या to amend the constitution, उन powers में clear difference है। ठीक है, तो एक सब्सिक्वेंट रूलिंग आई रिलेटेड टू आर्टिकल 13 विच इज पोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन शंकरी प्रसाद। तो कई सारे अमेंडमेंट्स लाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में एंड वंस अगेन द स्कोप ऑफ अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो एक 5 जजों की बेंच बैठी थी राजस्थान में सज्जन सिंह के केस में, एंड इट डेल्ट विद द वैलिडिटी ऑफ 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट which added around 44 statutes to the 9th schedule। 17th Constitutional Amendment Act के through there were 44 statutes added in the 9th schedule, और सारे जजेस अग्री कर गए थे शंकरी प्रसाद के डिसीजन से, शंकरी प्रसाद के केस के डिसीजन से। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कॉन्करिंग ओपिनियन बाय जस्टिस हिदायतुल्लाह एंड जस्टिस मुधोलकर, doubts were raised on the unfettered power of parliament to amend constitution and curtail fundamental right of the citizen। तो ये पहली बार हुआ। अब अगला केस, सब्सिक्वेंट केस आता है गोलकनाथ केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल करती है अपने अर्लियर डिसीजन को। आर्टिकल 368 के अंदर में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन वो मेंशन्ड है, एंड पार्लियामेंट हैज नॉट बीन गिवन द पावर टू यूज the procedure of amending the constitution। इसीलिए effectively parliament has only ordinary legislative making powers, it cannot amend any part of the constitution including fundamental right। तो इस केस में, गोलकनाथ के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पार्लियामेंट के पास सिर्फ ऑर्डिनरी अमेंडमेंट की पावर्स हैं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। एंड देन subsequent to Supreme Court's ruling in गोलकनाथ, पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्ड किया बाय enacting 24th Amendment Act, जहां पे इंसर्ट हुआ आर्टिकल 13 clause 4। पार्लियामेंट ने बोला अच्छा हमारी पावर को लिमिट किया आपने, वी आर enacting an amendment, हम एक अमेंडमेंट डाल रहे हैं, आर्टिकल 13 clause 4 को इंसर्ट कर रहे हैं, जो कि which amended the title of article 368 which now read the procedure to amend the constitution and power to the amend the constitution। तो procedure to amend the constitution and power to amend the constitution, इन words को भी via article 13 clause 4 24th amendment act के थ्रू इन्होंने पार्लियामेंट ने इंसर्ट किया। अब आती है अगली रूलिंग, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। वेरी इंपॉर्टेंट रूलिंग। 24th अमेंडमेंट एक्ट को फिर से चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में अमंग द अदर थिंग्स, लेकिन कोर्ट ने
24th अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और ये कहा कि पार्लियामेंट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो कोर्ट ने ये कहा कि 24th अमेंडमेंट एक्ट is valid, it upheld the validity of 24th Amendment Act, और इन्होंने ये कहा कि by virtue of Article 368 पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को, एक कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, बट हाउएवर देयर इज अ वेरी ह्यूज कंडीशन टू इट कि पार्लियामेंट कैनॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना पार्लियामेंट हैज टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, बट बेसिक स्ट्रक्चर हिलना नहीं चाहिए। अमेंडमेंट शुड नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड मोर ओवर इफ यू आस्क मी या इफ यूपीएससी आस्क यू कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, नो। सी ओवर द टाइम कई ऐसे प्रोविजंस हैं, कई ऐसे टर्म्स हैं जिनको कि बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया, ठीक है, बट बेसिक स्ट्रक्चर वर्बली, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का जो वर्ड है ये टर्म डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हैज या कोर्ट डिड नॉट डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन नंबर ऑफ केसेस इट हैज बीन इंडिकेटिंग द प्रोविजंस that form the basic structure of the constitution.